हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने वेक्टर सीरीज का लेक्चर नंबर 7 और इसमें आज हम सीखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अगर हमें किसी दो वेक्टर के बीच में प्रोडक्ट निकालनी है तो उसके लिए हम क्या मेथड या क्या अलग अलग वे हम इसके अंदर यूज़ करते हैं और वेक्टर के अंदर प्रोडक्ट को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। चलिए सीखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर को बेसिकली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला आता है इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट और दूसरा आता है इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या फिर हम इसे कहेंगे स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट ये क्या देगा हमें, वेक्टर। ये हमारा आगे आएगा कि डॉट प्रोडक्ट हमें स्केलर क्वांटिटी कैसे देता है और क्रॉस प्रोडक्ट हमें वेक्टर क्वांटिटी किस तरीके से प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं व्हाट इज ए डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है? तो हम सीख रहे हैं व्हाट इज ए डॉट प्रोडक्ट। तो राइट डाउन डॉट प्रोडक्ट और स्केलर। It is defined as the product of two vector, the product of magnitude of two vector and cosine of their angle theta. It is denoted by A dot B and read by A dot B। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का जो हमारा जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर and cosine of their angle theta. It is denoted by A dot B and read by A dot B। तो सपोज कि हमारे पास दो हमारे वेक्टर दिए हुए हैं, अलग अलग डायरेक्शन में हैं और इनके बीच में एंगल है थीटा। इसको सपोज A वेक्टर कह देते हैं, इसको सपोज B वेक्टर कह देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे, मैथमेटिकली A dot B is equal to magnitude of two vector cosine of angle between two vector। यानी A dot B is equal to magnitude of two vector यानी वेक्टर A और B and angle between two vector that is theta। तो इस तरीके से हम वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट में डिफाइन कर सकते हैं। ये जो क्वांटिटी देगा, जो इसकी क्वांटिटी निकल के आ रही है ए डॉट बी में, ये देगा हमें एक स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी दे रहा है। अब मान लीजिए वर्क डन है हमारे पास, ठीक है, एग्जांपल से समझ लीजिए स्केलर क्वांटिटी कैसे। मान लीजिए वर्क डन है, वर्क डन क्या होता है हमारे पास, फोर्स डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन दोनों के बीच में कैसा प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से हम इसे क्या लिख सकते हैं आगे, एफ एस कोस ऑफ थीटा।
तो देखिए ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी कोस ऑफ थीटा, यानी कि एफ एस कोस ऑफ थीटा। और ये जो हमें देगा ये कैसी क्वांटिटी देगा हमें, ये देगा हमें स्केलर क्वांटिटी। तो ये कैसी क्वांटिटी बनी हमारी, स्केलर। और ये स्केलर क्वांटिटी है तो वर्क डन कैसी क्वांटिटी हो गई आपकी, स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरीके से जो वर्क डन होता है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, आइए इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में हमें किन किन पॉइंटों का ध्यान रखना होता है। तो राइट डाउन इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट, वो क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, बी डॉट ए लिख सकते हैं हम। कैसे लिख सकते हैं, देखिए मान लीजिए ए डॉट बी है हमारे पास, इसको हम क्या लिखते हैं, ए बी कोसाइन ऑफ थीटा। ये अभी आपने डेफिनेशन में देखा, ए डॉट बी को हमने क्या लिखा, ए बी कोसाइन ऑफ थीटा। ये कब लिखते हैं, जब हमारे दो वेक्टर के बीच में एंगल दे रखा है थीटा, दैट इज ए वेक्टर हमारे पास ये है और बी वेक्टर हमारे पास ये है। ठीक है, अगर मुझे इसे बी डॉट ए लिखना है, ठीक है, तो मैं सेकंड केस है बी डॉट ए, बी डॉट ए, इसका मतलब क्या हो गया, बी ए कोसाइन ऑफ थीटा, नहीं बी से ए की तरफ देखिए, थीटा कितना बन रहा है, बी ए। पहले हमने ए बी के बीच में देखा, ए से बी की तरफ, ये क्या था, ए से बी की तरफ थीटा, ये वाला थीटा। अभी हमें क्या देखना होगा, सेकंड बी डॉट ए के लिए बी से ए की तरफ, यानी कि ये वाला थीटा। ठीक है, ये वाला थीटा। और ये थीटा कितना है हमारा, ये थीटा है हमारे पास, इसी से लिख देते हैं 360 माइनस ऑफ थीटा। ये कितना थीटा है, बी से ए की तरफ 360 माइनस ऑफ थीटा। अब 360 माइनस ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, 360 माइनस ऑफ थीटा होता है कोस ऑफ 360 माइनस थीटा, कोस थीटा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बी ए कोसाइन ऑफ थीटा। बी ए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो या 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर लो, आंसर क्या आता है उसका, सेम। तो मैं इसे एज इट इज ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी कोसाइन ऑफ थीटा। तो आपने देखा कि बी डॉट ए का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा दोनों का डायरेक्शन वाइज भी और वैसे भी सेम है। ठीक है, इन दोनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ रहा है। ठीक है, देखिए बी डॉट ए ये भी एंटी क्लॉकवाइज चला, ए डॉट बी कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और बी से ए की तरफ देखो, इसकी डायरेक्शन भी कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है बी से ए की तरफ। तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन भी इनकी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इसलिए ये दोनों आपस में हम दोनों क्या लिख सकते हैं, इक्वल वेक्टर है। क्लियर हो गया, दिस इज द फर्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर डॉट प्रोडक्ट। सेकंड इंपोर्टेंट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है इसका, कि ए अगर हमारे पास सपोज कि हम लिख दें ए डॉट बी प्लस सी, कुछ इस टाइप से, ठीक है, ए डॉट बी प्लस सी। तो हम इसे क्या करेंगे, कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। जब आपको मल्टीप्लाई करना है वो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर मेरे पास और कुछ दे दिया, जैसे मान लीजिए ए डॉट ए, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, ए ऑफ स्केल। ठीक है, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब इसके और इंपोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लिया हो तो इसको हम रब कर देते हैं।
थर्ड हो गया था, फोर्थ इंपॉर्टेंट, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए इसमें i डॉट आई है, ठीक है, j डॉट जे है और k डॉट के हो, तो ये सब किसके इक्विवेलेंट होंगे? 1 के। अब ये कैसे होगा? और दूसरी चीज और है इसमें कि मान लीजिए i डॉट जे हो या फिर j डॉट के हो या फिर k डॉट आई है, इन दोनों के, इन सब के डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे? 0। ठीक है, अगर हम i डॉट आई कर रहे हैं या j डॉट जे कर रहे हैं या k डॉट के कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट हो गए 1, और अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट होगा आपका 0। आइए हम देखते हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट आपका 1 क्यों होता है और इनका डॉट प्रोडक्ट आपका 0 क्यों होता है। सपोज कि मैं यहाँ पे एक x y और z डायरेक्शन में एंगल ले लेता हूँ कुछ, ठीक है। z डायरेक्शन में हमारा कोई वेक्टर है दिए हुए, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में। इन x y z डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम कैसे दिखाते हैं? अगर x डायरेक्शन में दिखाना है तो x डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारा? i कैप। अगर y डायरेक्शन के लिए दिखाना है तो उसके लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारा? j कैप। अगर z डायरेक्शन के लिए हमें दिखाना है तो यूनिट वेक्टर कितना होता है हमारा? k कैप। क्लियर है? अब देखिए हमने क्या पढ़ा था कि a डॉट b इज इक्वल टू क्या होता है? ए बी कोसाइन ऑफ थीटा। ठीक है, हमने यही पढ़ा था कि a डॉट बी ए बी कोसाइन ऑफ थीटा होता है। अब हमारे पास दो वेक्टर हैं, सपोज हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं i डॉट आई डॉट आई, यानी कि पहला वेक्टर भी i इसी डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर भी हमारा i इसी डायरेक्शन में, x की डायरेक्शन में, यानी पहला वेक्टर i ये भी इसी डायरेक्शन में हो गया, और जो इसका दूसरा वेक्टर है i, दूसरा वेक्टर रेड से बना देते हैं, दूसरा वेक्टर जो है हमारा i वो भी हमारा इसी डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 0। देखिए ना, तो i डॉट आई के बीच में एंगल कितना दिखाई दे रहा है आपको? 0। तो अगर हमारा थीटा 0 हो गया, दैट इज i डॉट आई को जो दिखा रहा है यहाँ पे i डॉट आई, यानी i कोस ऑफ थीटा यानी कि 0, i कोस ऑफ थीटा यानी कोस ऑफ 0, दोनों के बीच में 0 एंगल है। i का मैग्नीट्यूड कितना होता है? हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? 1। तो 1 क्रॉस ऑफ 1 डॉट कोस 0 कितना होता है? 1। तो तीनों की मल्टीप्लाई 1 हो गई, तो यहाँ पे i डॉट आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1। समझ में आया? एक बार और देख लीजिए कि हमने लिखा a डॉट बी, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, i और i, इस तरीके से हमने ब्रैकेट दिखा दिया इसका। तो यहाँ पे क्या है कि a डॉट बी हमने जो सीखा था वो क्या होता है? a b कोस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे हमने लिखा i डॉट आई, जो वेक्टर पहला वेक्टर है i, दूसरा वेक्टर भी क्या है? i, इनके बीच में एंगल कितना है हमारा? 0। तो i डॉट आई यानी a डॉट बी दैट इज i कोस ऑफ 0। हम जानते हैं सभी कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और i का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? वो भी 1 होता है। यहाँ पे भी 1 हो गया, तो तीनों के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा? 1। इन द सेम केस j के लिए सिमिलरली, और सिमिलरली z डायरेक्शन के लिए, जैसे हमने i के लिए किया यानी x डायरेक्शन के लिए किया है, वैसे ही हमें किसके लिए करना पड़ेगा? y डायरेक्शन के लिए और z डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये 1 वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि 1 क्यों आता है। अब देखिए
आई डॉट जे और जे डॉट के और जे के डॉट आई ये हमारा जीरो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है, अब हमारा जो एंगल है वो आई डॉट जे के बीच में कितना है 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये तीनों कैसी है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी x हमारा ऐसे है, y हमारा इस डायरेक्शन में है और z हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये तीनों कैसी है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब इसमें इसके और इसके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। और अगर हमारा कोस जो है 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर हमारा कितना हो गया 90 डिग्री, तो कोस 90 कितना होता है हमारा 0 के, तो सारी टर्म अगर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या बनेगा यहाँ पे 0 0, ये क्या बनेगा आई डॉट जे, ठीक है। तो ये है हमारा आई डॉट जे हमारा 0 क्यों आता है और आई डॉट आई हमारा 1 क्यों आता है। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका देख लेते हैं, वो क्या है कि मान लीजिए कि हमें मल्टीप्लाई करनी हो, दो वेक्टर हमें दे दिए एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि फिफ्थ है, देखिए अगर हमें दो प्रोडक्ट दे रखे हैं, दो वेक्टर के बीच में प्रोडक्ट हमें निकालना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, ठीक है। और दूसरा वेक्टर दे दिया हमें a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप, और हमें पूछा है a डॉट b, ठीक है। तो हम इसकी मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ इसमें करेंगे, आई डॉट आई ही हो सकता है, यानी हम लिख सकते हैं a1 a2, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो गई प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ठीक है। तो जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई डॉट आई क्योंकि हमारा 1 हो जाएगा, आई डॉट आई तो हमारा 1 को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जे डॉट जे हमारा कितना हो जाएगा 1 और के डॉट के हमारा 1 हो जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई केवल इसमें होगी a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। एंड लास्ट वन इज अगर कोस थीटा हमें एंगल दे रखा है इनके बीच में, वो क्या होगा a डॉट बी कोस ऑफ थीटा लिखते हैं यहाँ से a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी वेक्टर a वेक्टर b अपॉन a, ठीक है। तो अब हम जो हमने वेक्टर सीखा था डॉट प्रोडक्ट उसके बेसिस पे ये न्यूमेरिकल है, हम इसको और देख लेते हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है वर्क डन बाय ए फोर्स F ऑन ए बॉडी W इक्वल टू F डॉट S, ठीक है। गिवन दैट F वेक्टर जो दिया हुआ है वो हमारा I J K की फॉर्म में दे दिया। ए बॉडी इज डिस्प्लेस फ्रॉम पोजीशन वेक्टर R1 दिस वन एंड R2 दिस वन। फाइंड द वर्क डन बाय दिस वेक्टर, हमें वर्क डन निकालना है इन दो वेक्टर की हेल्प से। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये जो दो पोजीशन वेक्टर हमें दिए हुए हैं, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, उसकी हेल्प से आप फिर वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर पाएंगे और उसकी हेल्प से फिर आप आगे फाइनली वर्क डन निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। देखिए मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर दे दिए, वेक्टर 1 जिसकी पोजीशन यहाँ पे है, ये पोजीशन है इसकी इन द फॉर्म ऑफ आई जे एंड के, ठीक है, सम पोजीशन पे है, ठीक है। और ये हमारा जो वेक्टर है ये यहाँ से डिस्प्लेस होके, मतलब ये जो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट यहाँ से डिस्प्लेस होकर के कुछ यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट पोजीशन थी और ये इसकी सेकंड पोजीशन है। तो सेकंड पोजीशन हमें एक्स वाई जेड की फॉर्म में पोजीशन वेक्टर हमें देता है। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्स हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। तो ये जो फर्स्ट है हमारा, ये है हमारा R1,
यानी कि आई जे के की फॉर्म में जो दिया है, ये जो डिस्टेंस है हमारा कि कितना ऊपर कितना आगे या पीछे, मान लीजिए हमें पोजीशन बतानी इस बोर्ड से इस साइड, ये मेरे मार्कर की क्या पोजीशन है, तो आप यही तो बताओगे किसी एक्सिस से ये जो मान लीजिए वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस से हमारा कितना दूर है और एक्स एक्सिस से हमारा कितना दूर है, तो तभी तो आप इसको पोजीशन को डिफाइन कर पाओगे। तो ये जो है ये इसकी पोजीशन है, ठीक है। और R1 क्या दिखाता है हमें, पोजीशन वेक्टर, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। इसी तरीके से R2 हमें इसकी सेकंड पोजीशन, जो इन्हें अपनी पोजीशन चेंज की है, यानी पहली कुछ टाइम पहले ये यहाँ पे था, थोड़ा सा टाइम जैसे ही चेंज हुआ वो कहाँ पे पहुंच गया, अपनी दूसरी पोजीशन पे। तो ये इसकी सेकंड पोजीशन है, दैट इज R2, ठीक है। तो ये भी IJK की फॉर्म में है कि x में कितना है, y में कितना है और z में कितना है। तो फाइनली जो हमें इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि ये बॉडी हमारी क्या हुई, यहाँ से इस साइड डिस्प्लेस हुई, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। पहले ये बॉडी यहाँ पे थी और कुछ टाइम बाद ये बॉडी यहाँ पे डिस्प्लेस हो गई। तो जो फाइनल आया डिस्प्लेसमेंट हमारा वो कितना होगा, R2 माइनस ऑफ R1। ये हमें क्या दिखाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। एक किस्म से ये क्या चीज है हमारी, डिस्प्लेसमेंट, यानी R भी कह सकते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम इसे कहेंगे। ये क्या चीज दिखा रहा है हमें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, जब हमारी बॉडी एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन से। तो यहाँ भी कुछ यही फार्मूला हमें यूज करना होगा। तो देख लेते हैं कि वर्क डन क्या होता है हमारा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और ये कैसी क्वांटिटी आएगी, स्केलर। फोर्स तो यहाँ पे गिवन है आपके पास, फोर्स कितना दिया हुआ है, 2I प्लस 3J प्लस 4 ऑफ K, ये आपके पास क्या है, फोर्स, ठीक है। डॉट, थोड़ा सा इसको इस साइड लिख लेते हैं या आगे लिख लेते हैं, डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट अगर पता चल जाए, यानी S वेक्टर का हमें पता चल जाए, तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं। तो S कितना होगा हमारा, अभी हमने देखा था पोजीशन वेक्टर की हेल्प से क्या निकल सकता है, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन, R2 माइनस ऑफ R1। एंड R2 क्या दिया हुआ है हमें, R2 दिया है इसमें I कैप प्लस ऑफ J कैप प्लस ऑफ K कैप, और माइनस में R1 क्या है हमारे पास, 2I प्लस 3J प्लस K, ठीक है। तो हमें इसमें माइनस कैसे करना है, हमें माइनस करना है I से I सब्ट्रैक्ट होगा केवल, J से हम J को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और K से हम किसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, K को। तो यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करके सॉल्यूशन करके क्या लिख सकते हैं, दैट इज I माइनस 2I को क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ I पे है, J माइनस 3J को हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 2J, और K माइनस K को क्या लिखेंगे हम, 0 ऑफ K के। 0 लिखो या मत लिखो, 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है, तो उसका इतना कोई इफेक्ट नहीं है, बट इसे समझने के लिए हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो S वेक्टर हमारा कितना आया, ये आ गया हमारा दिस वन। अब हमें कुछ नहीं करना, इस S की वैल्यू को इसमें पुट कर देना है बस, यहाँ से आपका वर्क डन निकल के आ जाएगा। देखिए वर्क डन कितना हो गया अब आपका, 2I प्लस 3J प्लस 4K, और वैल्यू को पुट कर दीजिए, S की कितनी है, माइनस I माइनस 2J और प्लस 0 ऑफ K, ठीक है। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब I से I ही मल्टीप्लाई होगा, J से J ही मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, और K से हमारा K मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम I से I मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा ये, माइनस ऑफ 2,
जे से जे में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा -6, और के से के में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या दे रहा है हमें 0। इनके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आई डॉट आई हमने क्या पढ़ा 1, तो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, और इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। तो इस तरीके से हमने इनकी मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ क्या आ गया हमारा 8, तो वर्क डन कितना आ गया हमारा 8 इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा इस यूनिट वेक्टर के हिसाब से इसमें वर्क डन आया।